हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पी रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था आरओसी, आरओई, पीबी जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर, जिसके ऊपर पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स आया और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए कि आप पर्टिकुलर एक पी रेशियो, पीबी रेशियो ऐसे करके वीडियो बनाइए। तो आज मैं इस वीडियो में पी रेशियो के बारे में बात करूंगा और मेरा आपसे वादा है कि पी रेशियो के बारे में आपने कभी भी नहीं जाना होगा, ऐसी डिटेल आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ तो पी की डेफिनेशन काफ़ी सारे लोगों को पता है कि पी का मतलब है प्राइस टू अर्न रेशियो। तो यहाँ पे प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस का मतलब है कि कंपनी की जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो लेना है। अगर हम कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू लेते हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट कैप, डिवाइडेड बाय अगर अर्निंग करते हैं तो कंपनी का जो टोटल अर्निंग होता है लास्ट 12 मंथ का, मतलब कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो उसमें लास्ट 12 मंथ में कंपनी ने जो अर्निंग किया है वो अर्निंग हमें यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे मुझे लेना है टीटीएम प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल जाएगा, या फिर मैं उसको पर शेयर के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पर शेयर प्राइस लेना है तो मुझे शेयर प्राइस ले लेना है। तो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय, तो जैसे मैंने पर शेयर प्राइस लिया, सिमिलरली मुझे पर शेयर प्रॉफिट भी लेना है। तो मैं यहाँ पे ईपीएस ले लूँगा, मतलब अर्निंग पर शेयर। तो याद रखना है कि ये टीटीएम ईपीएस है, मतलब कि ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस है, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि पी का एक्चुअल मतलब क्या है। पी का एक्चुअल मतलब है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कितनी प्राइस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस का ही एग्जांपल लेता हूँ। तो रिलायंस का हाल का अगर हम पी देखें तो 28 रुपीज़ है, ठीक है। और कंपनी का जो ईपीएस होगा वो हम नीचे रिजल्ट में जाके देख लेते। तो यहाँ पे मैं ईयरली रिजल्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 89 रुपीज़ का ईपीएस है, ठीक है। तो कंपनी को 89 रुपीज़ कमाने के लिए मुझे यहाँ पे जो प्राइस पे करना पड़ रहा है वो लगभग 2500 रुपये का है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अगर पी निकालेंगे तो 28 का पी बन के आएगा। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है। अगर आप बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं 10% के हिसाब से एफडी करवाते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की ओर से आपको 1 रुपया मिलेगा हर 10 रुपये मिलेगा हर 100 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्या हो जाता है हमारा 10 का, ठीक है। अभी आप मान लीजिए कि एफडी के अंदर आपने मनी इन्वेस्ट किया है, आपने 100 रुपये का एफडी करवाया है, 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको हर साल 10-10 रुपये मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको 10 साल लग जाएंगे मनी बैक करने में। और यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट भी काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए, तो अभी आपको 100 रुपये के हिसाब से 10 रुपये मिल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपको 11 रुपये मिलेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर आपको 12 पॉइंट समथिंग मिलेंगे। तो इस तरह से आपका जो टोटल पेबैक पीरियड रहेगा वो 10 साल का ना होते हुए 8 या 9 साल का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि पेबैक पीरियड कितना है। तो यहाँ पे मेन पी रेशियो का पर्पस था पुराने ज़माने में, वो वही था कि लोग अपना पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते थे कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कितने सालों में मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगा। अभी मान लीजिए कि कोई कंपनी का हम पी देखते हैं तो आपको 30 का, 40 का या 50 का दिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी आपको 30 साल में आपके पैसे वापस लौटाएंगी, 40 ईयर में लौटाएंगी या 50 ईयर में लौटाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो पी है वो डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ पे। अगर कंपनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है तो करंट में भले ही कंपनी का अर्निंग थोड़ा सा कम हो, लेकिन आगे बढ़ के वो कंपनी का जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। तो ये चीज़ को भी हम एग्जाम्पल से समझते। तो मैं फिर से स्क्रीनर पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं HDFC बैंक का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो HDFC बैंक का अगर आप हाल का पी देखें तो 18 रुपये है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 18 साल लग जाएंगे आपको पैसे वापस आने में। अगर आप इसका हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे मैं ईयरली रिजल्ट निकाल लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट है वो लगभग 4000 करोड़ का है, ठीक है। तो एक बार हम HDFC बैंक का प्राइस मार्च 2011 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास HDFC बैंक का चार्ट है और मार्च 2011 में अगर हम प्राइस देखते हैं तो लगभग 240 250। तो यहाँ पे हम राउंड फिगर ले लेते हैं कि मान लीजिए कि HDFC बैंक का जो प्राइस है वो 250 का चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है वो 250 मतलब पर शेयर के हिसाब से प्राइस है। तो यहाँ पे मुझे EPS कैलकुलेट करना है। तो अर्निंग पर शेयर कितना था मेरा 8.5 के आसपास, ठीक है।
तो इस हिसाब से अगर हम इसका पी निकालेंगे तो लगभग 29 का पी निकल के आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 29 ईयर लगेंगे HDFC बैंक को आपको पे बैक करने में। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ग्रो भी करती है। अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो स्टेबल रहता और सारा प्रॉफिट आपको डिविडेंड के रूप में दे देते तो हर साल आपको 8.5 रुपये का डिविडेंड मिलता रहता और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी वहाँ पे ही रहता और कंपनी का बिजनेस उतना ही रहता। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ नाम की भी एक चीज़ होती है। तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो पहले प्रॉफिट था वो 8.5 था, फिर 11 रुपये हो गया पर शेयर, फिर 14.5 रुपये हो गया, फिर 18 रुपीज़ हो गया, फिर 21 रुपीज़, फिर 25, इस तरह करके अगर आप 2020 में देखेंगे तो कंपनी का हाल का EPS है वो 50 रुपये है और कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो 27,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी ग्रो करती है। अगर आप यहाँ से लेके ये पूरा समेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने 10 साल के अंदर ही ओनली विदिन 10 ईयर 250 रुपीज़ पर शेयर कमाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर 2011 के अंदर एक शेयर लिया होता 250, तो कंपनी का अर्निंग 10 साल के अंदर ही 250 बन गया है। तो यहाँ पे आपका जो इफेक्टिव पी है वो 10 का पी बन गया, क्योंकि आपका जो पेबैक पीरियड है वो 10 साल का ही रह गया है। ठीक है, तो सिमिलरली आप देखेंगे कि कुछ कंपनी का जो पी है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई होता है। जैसे कुछ कंपनी का पी 300 होता है, फिर कुछ कंपनी का 3000 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्पररी कंपनी के अंदर नेगेटिविटी थी और नेगेटिव न्यूज़ था, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसके Q1, Q2, Q3 और Q4। तो अगर मान लीजिए कि Q1 में कंपनी ने -2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया या फिर -2 करोड़ लॉस किया, फिर -3 करोड़ का लॉस है, फिर -1 करोड़ का लॉस है, फिर अचानक से कंपनी को कुछ ऐसी सिचुएशन चेंज हो गई तो कंपनी को यहाँ पे लगभग 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अभी आप ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे 5 और 6 और 10, तो यहाँ पे उसका जो प्रॉफिट होगा ओनली 4 करोड़ होगा। ठीक है, तो 4 करोड़ के हिसाब से आप कंपनी का पी निकालेंगे तो कंपनी का जो पी है वो निकल के आएगा, मान लीजिए कि 100। ठीक है, तो मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप होगा वो 400 करोड़ होगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी टर्न अराउंड हो गई है और यहाँ से कंपनी आगे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकती है। मतलब यहाँ पे 10 करोड़ दिखाया, फिर 12 करोड़, फिर 13 करोड़, 14 करोड़, फिर 15 करोड़। तो इस तरह से नेक्स्ट 4 क्वार्टर में अगर रिजल्ट दिए और कंपनी का अगर टोटल हम प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा लगभग 60 करोड़। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो पी है वो जस्टिफाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 400 का प्राइस है और 60 का यहाँ पे अर्निंग है, तो इसका मतलब ये होगा 400 डिवाइड बाई 60। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो 6 × 6, तो लगभग 6.66 का पी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी ऐसा बहुत बड़ा पी दिखता है तो वहाँ पे माइट भी वो कंपनी अच्छा अर्निंग दिखा सकती है, ऐसा मार्केट को लगता है। एक्चुअल में ना भी हो, लेकिन मार्केट को ऐसा लगता है कि ये कंपनी टर्न अराउंड है और फ्यूचर में इतना प्रॉफिट दिखा सकती है, तो इसीलिए कंपनी को ज़्यादा वहाँ पे वैल्यूएशन दिया जाता है। तो इस तरह से हमें पी रेशियो को समझना है। और पी रेशियो में बहुत ही अंदर हम रिसर्च कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि कुछ कंपनी का पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी का पी बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, कुछ पर्टिकुलर कंपनी का पी बहुत ही लो रहेगा। अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी है कि जिसका पी ओनली 2 का है, मतलब कि ओनली 2 ईयर के अंदर ही वो सारा प्रॉफिट आपको कमा के दे देगी। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग उसको वैल्यूएशन नहीं देते, तो वहाँ पे काफ़ी सारे पैरामीटर हो गए कि जिसकी वजह से उसका पी 2 पे ट्रेड कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि पी रेशियो के बारे में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसमें आपको समझ में आ गया होगा। और पी रेशियो इस वीडियो के बाद आप एक अलग नज़रिए से देखेंगे और मैं एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि क्यों सेक्टर वाइज अलग अलग कंपनी के पी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।